अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश में इस समय जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता की सख्त जरूरत है। अच्छी बात यह है कि अब इस मुद्दे पर सामाजिक जागरूकता बढ़ने लगी है और राजनीतिक तथा न्यायिक स्तर पर भी इन मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता पेश किए जाने का समर्थन करते हुए कहा है कि अलग अलग पर्सनल लॉ के कारण भारतीय युवाओं को विवाह और तलाक के संबंध में समस्याओं से जूझने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसको लेकर राजनीति भी तेज हो चुकी है। कुछ लोग भले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात का विरोध करें, लेकिन उन्हें समझना होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी का देश होना कोई ज्यादा गर्व की बात नहीं है। बढ़ती आबादी और सिकुड़ते संसाधन देश के लिए सबसे बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। जो लोग समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं, उन्हें भी यह पता होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 44 में उम्मीद जताई गई है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को हकीकत में बदलेगा। आइए आज के इस बुलेटिन में इन दोनों मुद्दों पर बात आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय की, जिसने समान नागरिक संहिता पेश किए जाने का समर्थन करते हुए कहा है कि अलग अलग पर्सनल लॉ के कारण भारतीय युवाओं को विवाह और तलाक के संबंध में समस्याओं से जूझने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। अदालत ने अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में उम्मीद जताई गई है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को हकीकत में बदलेगा। यह महज एक उम्मीद बनकर नहीं रहनी चाहिए। इस आदेश पर भारत सरकार को तत्काल गौर करना चाहिए। जिस तरह अदालत के आदेश के बाद 3 तलाक जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए कानून बनाया गया, उसी तरह इस टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए समान नागरिक संहिता भी बनानी चाहिए। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने अपने एक हालिया आदेश में कहा है कि आधुनिक भारतीय समाज धीरे धीरे समरूप होता जा रहा है। धर्म, समुदाय और जाति के पारंपरिक अवरोध अब खत्म हो रहे हैं और इस प्रकार समान नागरिक संहिता अब उम्मीद भर नहीं रहनी चाहिए। आदेश में कहा गया है कि भारत के विभिन्न समुदायों, जनजातियों, जातियों या धर्मों के युवाओं को जो अपने विवाह को संपन्न करते हैं, उन्हें विभिन्न पर्सनल लॉ, विशेषकर विवाह और तलाक के संबंध में टकराव के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों से जूझने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। वर्ष 1985 के ऐतिहासिक शाह बानो मामले समेत यूसीसी की आवश्यकता पर उच्चतम न्यायालय के कई फैसलों का जिक्र करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 44 में उम्मीद जताई गई है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को हकीकत में बदलेगा। यह महज एक उम्मीद बनकर नहीं रहनी चाहिए। हम आपको बता दें कि शाहबानो मामले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि समान नागरिक संहिता परस्पर विरोधी विचारधारा वाले कानूनों के प्रति असमान निष्ठा को हटाकर राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य को पाने में मदद करेगी। यह भी कहा गया था कि सरकार पर देश के नागरिकों को समान नागरिक संहिता के लक्ष्य तक पहुंचाने का कर्तव्य है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा समय समय पर यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता की जरूरत को रेखांकित किया गया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि आदेश की एक प्रति कानून और न्याय मंत्रालय के सचिव को उचित समझी जाने वाली आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाए। अदालत इस पर सुनवाई कर रही थी कि क्या मीणा समुदाय के पक्षकारों के बीच विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के दायरे से बाहर रखा गया है। जब पति ने तलाक मांगा तो पत्नी ने तर्क दिया कि हिंदू विवाह कानून उन पर लागू नहीं होता, क्योंकि मीणा समुदाय राजस्थान में एक अधिसूचित अनुसूचित जनजाति है। अदालत ने महिला के रुख को खारिज कर दिया और कहा कि वर्तमान मामले सबके लिए समान इस तरह की एक संहिता की आवश्यकता को उजागर करते हैं, जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि जैसे पहलुओं के संबंध में समान सिद्धांतों को लागू करने में सक्षम बनाएंगे। अदालत ने कहा कि मुकदमे की शुरुआत के बाद से दोनों पक्षों ने बताया
कि उनकी शादी हिंदू रीति रिवाजों और समारोहों के अनुसार हुई थी और वे हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं। अदालत ने कहा कि हालांकि हिंदू की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने माना है कि अगर जनजातियों के सदस्यों का हिंदूकरण किया जाता है तो उन पर हिंदू विवाह कानून लागू होगा। देखा जाए तो समान नागरिक संहिता भाजपा का एक पुराना वादा है, लेकिन CAA और कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह का हंगामा हुआ उसको देखते हुए सरकार इस मुद्दे पर शायद ही जल्द कदम आगे बढ़ाए। वैसे सरकार कब कदम बढ़ाती है इसका इंतजार नहीं करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इससे बचने के लिए अपनी तैयारी पहले ही शुरू कर चुका है। कुछ माह पहले जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई थी तो उसमें समान नागरिक संहिता के खिलाफ आम राय तैयार करने का निर्णय लिया गया था। उस समय बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य जफरयाब जिलानी ने बताया था कि अधिकतर सदस्यों का बोर्ड की बैठक में यह कहना था कि सत्तारूढ़ भाजपा के एजेंडा में अब समान नागरिक संहिता का मुद्दा ही बचा रह गया है, लिहाजा अब वह इस दिशा में आगे बढ़ेगी। सदस्यों का कहना था कि भारत विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों वाला देश है, लिहाजा यहाँ ऐसी कोई संहिता लागू करना न्याय संगत नहीं होगा। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने एक अहम कदम उठाते हुए जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट यानी मसौदा तैयार कर लिया है। राज्य विधि आयोग जल्द ही इसे प्रदेश सरकार को सौंपेगा। इस जो मसौदा तैयार किया गया है उसके तहत जिनके पास 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वे ना तो सरकारी नौकरी कर पाएंगे और ना ही चुनाव लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि आयोग ने ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करते हुए 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। इस मसौदे को ऐसे समय पेश किया गया है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति 2021-30 को जारी करेंगे। हम आपको बता दें कि राज्य विधि आयोग ने यह ड्राफ्ट खुद तैयार किया है। बताया जा रहा है कि इस ड्राफ्ट को तैयार करने के कोई सरकारी आदेश नहीं थे। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक 2 से ज़्यादा बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, न ही प्रमोशन का मौका मिल पाएगा। इसके अलावा 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान का लाभ भी उनको नहीं मिलेगा। साथ ही मसौदे में स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ने समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। इसके लागू होने पर 1 साल के अंदर सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा। इसके अलावा स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को भी शपथ पत्र देना पड़ेगा कि वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। कानून लागू होते वक्त उनके 2 ही बच्चे हैं। शपथ पत्र देने के बाद अगर तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने का प्रस्ताव है। साथ ही चुनाव न लड़ने का प्रस्ताव भी देना होगा। वहीं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रमोशन और बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है। जो सरकारी कर्मचारी हैं अगर वो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो उनका प्रमोशन नहीं होगा और जो 1 बच्चे की नीति वाले हैं उनका ही प्रमोशन होगा, ऐसा इस मसौदे में कहा गया है। राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक 1 बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी कर रहे हैं और नसबंदी कराते हैं तो उन्हें इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट जैसी कई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। 2 बच्चों वाले माता पिता अगर सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो उन्हें बिजली, पानी, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट समेत कई अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। 1 बच्चे और खुद नसबंदी कराने वाले दंपति को संतान के 20 वर्ष के होने तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि राज्य विधि आयोग ने इस मसौदे पर लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। 19 जुलाई तक आयोग को ईमेल statelawcommission2018@gmail.com पर या फिर डाक के जरिए सुझाव और आपत्तियां भेजी जा सकती हैं। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति A.N. मित्तल के दिशा निर्देशन में यह मसौदा तैयार हुआ है। आपत्तियों और सुझावों के अध्ययन के बाद संशोधित मसौदा तैयार करके आयोग इसे यूपी सरकार को सौंपेगा। योगी सरकार अगर इस मसौदे को ग्रीन सिग्नल देती है, हरी झंडी दिखाती है, तो फिर यूपी में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में यह बड़ा कदम होगा। राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, उसको स्थिर करने के लिए और उसके कल्याण करने के लिए, हमारा जो टाइटल है वो कंट्रोल, स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर है। तो इसमें हमने ये प्रस्ताव किया है कि जो व्यक्ति, जो दंपति 2 बच्चों की जनसंख्या नीति को अपनाता है उसे तमाम प्रकार की सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी। उसकी जितनी भी राज्य की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ दिया जाएगा
और अगर कोई व्यक्ति इस नीति का पालन नहीं करता है तो फिर वो राज्य की कल्याणकारी सुविधाओं का लाभ पाने का अधिकारी नहीं होगा। और इसमें हमने ये भी प्रस्तावित किया है कि अगर ऐसा व्यक्ति जनसंख्या नीति को नहीं अपनाता है तो उसका राशन कार्ड 4 यूनिट तक सीमित कर दिया जाए। और भी बहुत सी अयोग्यताएँ हमने इसमें रखी हैं कि वो व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा, उस व्यक्ति का सरकारी नौकरी में अगर है तो उसका प्रमोशन नहीं होगा। और भी कुछ ऐसे प्रतिबंध हैं जो रखे गए हैं, पर वो स्वेच्छापूर्वक हैं। इसमें कहीं कोई दबाव के कोई किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। व्यक्ति अगर स्वेच्छा से अपने परिवार की संख्या को सीमित रखता है तो वो सरकारी योजनाओं के लिए स्वागत का पात्र होगा। अगर नहीं रखता है तो फिर वो उसको सरकार की तरफ उसको नहीं झांकना चाहिए, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो सेवा हो। दूसरी ओर वाहन ईंधन कीमतों में शनिवार को फिर बढ़ोतरी हुई। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल के 26 पैसे प्रति लीटर और बढ़ाए गए हैं। इससे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है। बहुत ही अन्याय हो रहा है। इस सरकार को लोगों के हित में जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, मतलब कि उसके बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए आम लोगों के लिए। और जहाँ भी मेरे दफ्तर के बाहर और घर के बाहर जितने भी लोग आते हैं, वो मैं आपको साफ बताऊंगा, वो अब साइकिल पे आ गए। वो ना अपना मोटरसाइकिल या कोई भी ऐसी वाहन नहीं ले सकते हैं जिसमें पेट्रोल के इतने खर्चे उनको डालना पड़ता है अपने सैलरी से या जो भी तनख्वाह उनको मिलती है। वैसे भी आपको पता है कोरोना की वजह से सब अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सब बिकॉज अमेज़ॉन वगैरह की वजह से सारे चीज़ें जो भी होती है वो आपको घर पे मिल जाती है। तो लेबर सबको हटा दिया गया है, तो उनके पास काम ही नहीं है, तो वो कहाँ से कमाएंगे जो अपना पेट्रोल भरेंगे, इतने महंगे पेट्रोल और डीजल भर के अपनी वाहन इस्तेमाल करेंगे। और कोरोना की वजह से मैं बताऊंगा कि इतना सब लोग अपने हेल्थ के बारे में देखते हैं। जितने भी अस्पताल जाते हैं, जो उनके बुजुर्ग लोग हैं, जो उनके माता पिता हैं, जो अगर अस्पताल जाएंगे वो उसी पैसे को इस्तेमाल करेंगे अपने हेल्थ के लिए, और वही कीमत वो अपना पेट्रोल पे नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेरा कहना यह है कि वही बैलेंस हो गया है कि जितना पैसा पेट्रोल और डीजल पे खर्चा होता है उतना ही अपने हेल्थ पे करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो ज़रूर मैं बोलूँगा कि आम व्यक्ति को देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए। ना तो उनके पास काम है, और अगर काम है जो भी थोड़ा सा भी कमाई करते हैं वो मतलब अपने हेल्थ के लिए रखेंगे, वो पेट्रोल डीजल नहीं भर सकते हैं, तो वो साइकिल चला रहे हैं, वो मतलब कि किसी भी साधन से अपना गुजारा कर रहे हैं। राहत मिलनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूर मिलनी चाहिए।